Very good morning, dear students. In today's video, we will discuss about the NCERT questions. है ना? पिछले वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली समझ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग NCERT में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बताएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि हाउ कैन यू राइट द आंसर ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद खुद की भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको आप लिखने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर? जो बच्चे जिस प्रकार से समझेंगे उस हिसाब से अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उस आंसर को करने का कोशिश कीजिएगा। हमेशा आंसर जो है साइंस पेपर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अपने ही भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में करना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज तो इंग्लिश या हिंदी ही आपका होगा, कहने का मतलब शब्द आपके होने चाहिए। एग्जैक्टली किताब का रटा रटाया आंसर या सर जो लिखवा दिए, मैडम जो लिखवा दी, वही एग्जैक्टली आंसर लिखना कोई जरूरी नहीं। क्लियर? आप अपने हिसाब से सही शब्दों का चयन करके खुद से आंसर को बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद यही करेंगे कि आप काफी अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम आपको बस हिंट करते जाएंगे कि आपको लिखना क्या है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों डीएनए कॉपिंग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ये समझेंगे कि डीएनए कॉपी को रिप्रोडक्शन से रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे, और उसको बेस करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, होता क्या है रिप्रोडक्शन में? तो रिप्रोडक्शन में नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब वहां पे सेल डिवीजन होगा ही होगा। क्लियर? और अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वहां पे मदर सेल से डॉटर सेल बनेंगे। एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल का जन्म होने जा रहा है। ठीक है, और जो भी नया डॉटर सेल हो, नए ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी या वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसे पेरेंट्स से मिले हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उन प्रॉपर्टीज को कैरी करके लाने का काम क्रोमोसोम करता है, डीएनए करता है। ठीक है, तो जो भी क्रोमोसोम, जो भी डीएनए पेरेंट्स के पास है, उसका अगर वो कॉपी नहीं करेगा, उसका रेप्लिका तैयार नहीं करेगा, तो अपने डॉटर सेल को या फिर अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चों को, अपने संतान को वो देगा क्या? ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि टू ट्रांसपोर्ट या टू कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है तो ये वेरिएशन उसके स्पीसीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इन कंपेयर टू दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा होता है? देखिए, बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका अपना एक लाइफ स्पैन है। ठीक है, एक लाइफ स्पैन है, और एक लाइफ स्पैन के बाद वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है। अगर वेरिएशन उसके अंदर आ गया, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, तो वो वेरिएशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देगा, ऑफस्प्रिंग को दे देगा, अगले ऑफस्प्रिंग से उसके अगले जनरेशन में चला जाएगा। इस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन वो वेरिएशन पास होता रहेगा। भले ही ऑर्गेनिज्म मर जाए, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएशन आया है वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन कैरी आउट होता रहता है। अगर वो वेरिएशन बेनिफिशियल रहा, बेनिफिशियल इन द सेंस कि अगर उस वेरिएशन के कारण किसी प्रकार का सर्वाइवल बेनिफिट अगर मिल रहा है उस ऑर्गेनिज्म को, तो वो सर्वाइवल बेनिफिट उस ऑर्गेनिज्म से कहीं ज्यादा उसके स्पीसीज के लिए है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो वही मर जाना है। ठीक है, उसकी अगली जनरेशन जो होगी उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलने जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है वो उस ऑर्गेनिज्म से कहीं ज्यादा
उसके स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल होता है, बिकॉज दैट वेरिएशन में हेल्प देम टू सर्वाइव इन चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन? बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन से अलग क्यों है, कैसे है? बाइनरी फिशन में डिफरेंस आपको बताएं कैसे लिखना है। जब भी डिफरेंस लिखना हो, भले ही एक ही पॉइंट का आप डिफरेंस लिख रहे हो, हमेशा डिफरेंस को हम लोग एक तरफ बाइनरी फिशन और एक तरफ मल्टीपल फिशन इस प्रकार से करके लिखेंगे। एक ही पॉइंट लिखना हो, दो ही पॉइंट लिखना हो, तीन ही पॉइंट लिखना हो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, डिफरेंस को हमेशा इस प्रकार से लिखना चाहिए और जिस तरह का पॉइंट इस तरफ इसमें देंगे, कुछ उससे से मिलता जुलता पॉइंट इसमें लिखेंगे, यानी कि डिफरेंस किसी पार्टिकुलर पॉइंट का होना चाहिए। क्लियर? पहले भी हम कोई चीज बता चुके हैं। तो चलिए बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में बात करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी फिशन में पहला पॉइंट, वन मदर सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। मल्टीपल फिशन में लिख देंगे हम लोग, वन मदर सेल गिव राइज टू मेनी डॉटर सेल। हो गया ना डिफरेंस कि नंबर ऑफ डॉटर सेल का बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरा लोग डिफरेंस लिख सकते हैं बाइनरी फिशन में, इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। मल्टीपल फिशन, इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिशन में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, सिस्ट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड दैट सेल, सिस्ट डज नॉट फॉर्म। इसमें लिख देंगे सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स। अब एक एग्जांपल दे देंगे, बाइनरी फिशन अकर्स इन अमीबा पैरामीशियम, इट अकर्स इन प्लाज्मोडियम। हो गया ना तीन चार पॉइंट सोच सोच करके। चलिए नेक्स्ट, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर? अगर स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है, क्या बेनिफिट? ठीक है, चलते हैं हम लोग स्पोर की ओर। स्पोर इज अ टीनी asexually reproductive structure which is covered with a hard protective covering called cyst। ठीक है, टीनी होता है, छोटा होता है, लाइट होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होता है और सिस्ट के द्वारा कवर्ड होता है। इसी में सारा चीज छिपा हुआ है। छोटा और लाइट होने के कारण ये काफी दूर तक स्प्रेड कर सकता है, पहला बेनिफिट। ठीक है, ये काफी दूर तक स्प्रेड कर सकता है। दूसरा बेनिफिट, इसके ऊपर सिस्ट का प्रोटेक्टिव लेयर पाया जा रहा है, सो इट कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सिस्ट के अंदर पड़ा हुआ रहेगा, इंतजार करेगा महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और जब वो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तब वो फिर से ग्रो करना शुरू करेगा, है ना बेनिफिट। ये सब बेनिफिट हो गया स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करने का। चलिए नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? ठीक है, इससे पूछा जा रहा है कि रीजनरेशन के थ्रू हम लोग देखें कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों? तो जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं या उनका स्टडी करते हैं, वी फाइंड द टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि उनका जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन में, टिश्यू में डिवाइडेड है और हर एक ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर और फंक्शन है। ठीक है, तो कोई एक या 2 टाइप का सेल या टिश्यू पूरे बॉडी के में जितने टाइप के टिश्यूज हैं सबको नहीं बना सकता किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मीन्स दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइज हो गया है टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के रूप में, इसीलिए इस 1 या 2 प्रकार के सेल से डिफरेंट टाइप के टिश्यू, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम बनाए नहीं जा सकते। इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजेनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करता। कुछ ऑर्गेनिज्म में बस रीजेनरेशन के थ्रू लॉस्ट ऑर्गन या लॉस्ट पार्ट को गेन करने का प्रॉपर्टी देखा जाता है, एज फॉर एग्जांपल इन लिजार्ड।
लिजार्ड का टेल अगर ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, तो अपने टेल को वो रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। गॉट इट? तो चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? कुछ प्लांट्स के ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के लिए या नए प्लांट बनाने के हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, क्यों? चलिए, कैसे प्लांट में हम लोग करते हैं ये चीज? जनरली हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वैसे प्लांट का करना चाहते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेम टू सेम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर चाह रहे हैं कि वेरिएशन ना हो, जैसा प्लांट हम देखे थे अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने दादा के यहाँ, अपने नानी के यहाँ, कहीं भी, जैसे कि गए किसी फ्रेंड के यहाँ देखे गुलाब काफी बढ़िया खिला होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में वैसा गुलाब हो, तो उसका एक कटिंग करके ले आए, एक कलम काट के ले आए, और मेरे घर में भी कुछ वैसा ही गुलाब का पौधा हो। यानी कब करते हैं ये? जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना हो, यानी कि अगर हमारा चॉइस हो कि वेरिएशन ना हो, दे मस्ट बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, देन वी गो फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा तक अगर हम चाहते हैं कि काफी जल्दी से रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, ज्यादा वक्त ना लगे, यानी कि टाइम को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं कि जो 5 साल में पेड़ हमारा फल देने वाला है 1.5 साल में देना शुरू कर दे, तो उस केस में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि अगर बिना सीजन का, जैसे कि फ्लावरिंग किसी पार्टिकुलर सीजन में होता है, बिना सीजन का ही हम लोग रिप्रोड्यूस करवाना चाहें, तब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर हम लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से 2-3 कारण हैं जिस कारण से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू कुछ प्लांट को प्रोड्यूस करवाने का कोशिश करते हैं। अपने हिसाब से आंसर कर लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन? ये शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, कुछ वैसा ही मिसाल तक क्वेश्चन है ये कि डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन में। बताए कि डीएनए ही कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेकर के आता है, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो डीएनए का कॉपी करना निहायत ही जरूरी है, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, देयर मस्ट बी कॉपी ऑफ डीएनए टू कैरी द ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है? तो फिर से ऐसे ही करके लिखेंगे, एक तरफ पॉलिनेशन एक तरफ फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन को डिफाइन कर देंगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to a stigma is called pollination, and fusion of male and female gamete is called fertilization. चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग सोच के लिख सकते हैं कि पॉलिनेशन सिर्फ हम लोग प्लांट में सुनते हैं, एनिमल में सुने हैं पॉलिनेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन ये दोनों में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पॉलिनेशन में लिखेंगे इट अकर्स इन प्लांट ओनली, और फर्टिलाइजेशन में लिख देंगे पॉइंट को बना करके इट अकर्स इन प्लांट एज वेल एज एनिमल ऑल्सो, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम लोग सोच के लिख लिए ना। तो ये हो गया डिफरेंस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का। आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए थे, तो वहां पे हम लोग सेमिनल वेसिकल का रोल, प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल दोनों हमारा लिखा हुआ है, तो यहीं से पिक आउट करके 2 पॉइंट लिख देना है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है? तो सेमिनल वेसिकल इट स्टोर्स द स्पर्म, it produces seminal fluid which is alkaline in nature, and it decreases the acidity, it neutralizes the acidity of vagina. Prostate gland, it secretes its secretion which is necessary for the proper mobility and proper viability of the sperm, ठीक है। यही हो गया हमारा फंक्शन। चलिए नेक्स्ट, What are the changes seen in girl at the time of puberty? Puberty के टाइम में क्या क्या चेंजेस फीमेल बॉडी में या गर्ल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग लिखे हुए हैं या फिर ऑब्जर्व भी किए हैं हमारे समाज में
कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो एट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है। दूसरा चेंजेस, ब्रेस्ट इंलार्ज होना शुरू हो जाता है, हिप बोन वाइड होना शुरू हो जाता है, आर्म पे हेयर, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्किन थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, कारण पिंपल्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेस है जो कि फीमेल की बॉडी में होता है। इसके साथ साथ यूट्रस और जो सेकेंडरी फीमेल ऑर्गन है वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर द चेंजेस अकरिंग इन द फीमेल बॉडी आफ्टर प्यूबर्टी। चलिए, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर्स के बॉडी में एम्ब्रायो होता है वुम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर, और वहीं पे मदर के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए एक स्ट्रक्चर वो बनाता है, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। इट इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच रिमेन इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, जिसको यूट्रस का वॉल बोलते हैं, इसको प्लासेंटा बोलते हैं। इस प्रकार से धंसा हुआ होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, किसमें, प्लासेंटा में, क्लियर, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अरे जो यूट्रस का वॉल है इसमें ब्लड कैपिलरीज काफी डेंस मात्रा में होते हैं ताकि ब्लड का मैक्सिमम सप्लाई हो सके, ठीक है। तो ये पेनिट्रेट क्या हो जाता है वहां तक जहां तक ब्लड कैपिलरीज हो, है ना, और वो ब्लड कैपिलरीज के क्लोज कनेक्शन में रहता है। और इस प्रकार से माँ जो कुछ भी खाती है वो उसके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के आता है। वो ब्लड माँ की यूट्रस तक पहुंचता है, यूट्रस के वॉल तक पहुंचता है। यूट्रस के वॉल में जब प्लासेंटा इम्प्लांटेड है या पेनिट्रेटेड है तो प्लासेंटा माँ के ब्लड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, देखेंगे बच्चे में बड़ा सा नाभि होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट उस फीटस तक, उस ग्रोइंग बेबी तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ बच्चे के बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी एम्बिलिकल कॉर्ड से आता है प्लासेंटा तक, और प्लासेंटा उसको वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देता है मम्मी के ब्लड में, मॉम्स के ब्लड में, ठीक है। इस प्रकार से प्लासेंटा दो काम करता है, नरिशमेंट को या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को वापस थ्रो आउट करने में मदर के ब्लड में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सारे पॉइंट्स को अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में ढाल के लिख लेना बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट, इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई फीमेल, कोई वुमेन कॉपर टी का इस्तेमाल करती है, बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉपर टी का, तो पूछा जा रहा है कि क्या वो कॉपर टी उस वुमेन को एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आंसर होगा नो, ठीक है, वो नहीं कर सकता, क्लियर। चलिए एक सवाल अपने मन से हम लोग पूछते हैं, तो क्या कोई ऐसा बर्थ कंट्रोल मेथड है विच कैन प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी? तो दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डोम और डायफ्राम, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला सवाल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, ये रहे आपके ऑप्शन, अमीबा, एस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानियम। बडिंग के थ्रू किसमें होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? इसमें से कौन सा पार्ट, हम चार ऑप्शन देंगे फिर से, कौन सा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट इज ओवरी, यूटेरस, वास डिफरेंस एंड फैलोपियन ट्यूब। अगर आप जान रहे हैं ना तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन थर्ड वाला होगा, वास डिफरेंस। इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन, द एंथर कंटेन्स, ऑप्शन है आपके सेपल, ओव्यूल, पिस्टिल, पॉलन ग्रेन। तो एंथर के पास क्या होता है? उसके पास होता है ऑप्शन 4 वाला, यानी कि पॉलन ग्रेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। ठीक है, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, एसेक्सुअल का अपना इंपॉर्टेंस है, सेक्सुअल का अपना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हमको उस इंपॉर्टेंस को पिक आउट करना है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बेहतर दिखे इन कंपेयर टू एसेक्सुअल। एक जगह पे वो दिखता है, एंड दैट इज द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज वेरिएशन विच डज नॉट अकर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एंड वेरिएशन may be beneficial to the organism or may be beneficial to the species of that organism, which may help them in survive in changing climatic conditions। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, और वेरिएशन अगर इस प्रकार का रहा कि उससे सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, इस प्रकार से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उनके पास एक पॉजिटिव चांस होता है कि वो बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस का दो काम है। पहला काम है इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, नाम क्या है उसका, वही बोले, स्पर्म। एंड सेकेंड इट प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन, नाम उसका बताइए, करेक्ट, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है। ठीक है, अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तब यूट्रस के थिक वॉल का जरूरत नहीं रह जाता, क्योंकि यूट्रस का थिक वॉल होता है एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, एम्ब्रायो बना नहीं, तो उसका इम्प्लांटेशन होने का चांस नहीं है। सो देयर इज नो नीड ऑफ थिक वॉल ऑफ यूट्रस। सो द थिक वॉल ऑफ यूट्रस degenerates gradually, and due to degeneration of uterus wall, uterine wall, cell, blood and mucus passes through vaginal opening. This is called menstrual flow or menstruation। ठीक है, तो ये सारे कारण हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन का। मूल कारण इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होना एक का, ठीक है, और बाकी सारे कॉन्सिक्वेंसेस उससे जुड़े हुए हैं। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये बताया हुआ है, एक वीडियो में भी बताए हैं, और आपके पास जो नोट्स दिया गया है उसमें भी है, वो देख लेना है वहां। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड का क्या क्या मेथड है हमारे पास। ठीक है, खाली नाम पूछा गया, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, खाली नाम लिख देंगे हम लोग। पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम लोग कॉन्डोम या डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं, विच प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स। ठीक है, इसके बाद हो सकता है IUCD, इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एग्जांपल हो जाएगा कॉपर टी। इसके बाद होगा सर्जिकल मेथड, इसमें ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। इतना सारा कुछ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो बस सबका नाम लिख देना है बच्चा लोग। नेक्स्ट, हाउ आर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, लेकिन क्या फर्क है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जनरली या मोस्टली असेक्सुअल। ठीक है, ये सेक्सुअल होता है और एक से दो सेल बनते चले जाते हैं उसमें। ठीक है, तो उसका आबादी बढ़ते जाता है और वो सेल डिवीजन भी करता जाता है। लेकिन मल्टी सेलर में अगर देखा जाए तो मल्टी सेलर का सेल डिवीजन अलग है और इसका रिप्रोडक्शन अलग है। लेकिन यूनिसेलर में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन मिलता जुलता है। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मल्टी सेलर में ऐसा नहीं कि जब जब सेल डिवीजन होगा तब तक रिप्रोडक्शन होता है ऐसा नहीं ना। तो पहला डिफरेंस हमको मिल गया कि यूनिसेलर में रिप्रोडक्शन इज क्लोजली रिलेटेड विथ क्या बोलोगे सेल डिवीजन, यानी कि जब जब सेल डिवीजन होगा तब तक रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन मल्टी सेलर में ऐसा नहीं है। दूसरा, यूनिसेलर में मोस्टली और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मल्टी सेलर में मोस्टली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभार मल्टी सेलर में भी सेक्सुअल देखने को मिलता है और कभी कभार
यूनिसेक्सुअल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्टली। ठीक है, तो हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के स्टेबिलिटी में रिप्रोडक्शन का क्या रोल है? ठीक है, देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो किसी भी स्पीसीज के हों, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन के बाद उनका मर जाना निश्चित, यही शाश्वत सत्य है बच्चा लोग, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है, महाभारत के प्रक्रम में भी आप लोग देखे होंगे, यक्ष का प्रश्न था कि ये दुनिया में शाश्वत सत्य क्या है, तो शाश्वत सत्य यही है, मृत्यु। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं, दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड दे मस्ट डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी स्पीसीज सर्वाइव कैसे करेगी? वो तभी सर्वाइव कर सकता है जब मरने के पहले वो रिप्रोडक्शन करके जाए, अपनी आबादी बढ़ा करके जाए। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो ऑर्गेनिज्म भले ही मर जाए, लेकिन उसकी स्पीसीज, उसकी प्रजाति हमेशा रहती है। ठीक है, तो एक प्रजाति, एक स्पीसीज सर्वाइव करे, स्टेबल रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसके ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते रहें। क्लियर? रिप्रोडक्शन करके कोई ऑर्गेनिज्म अमर नहीं हो सकता, लेकिन स्पीसीज उसकी अमर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने का क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है? तो पहला कारण, फैमिली का साइज छोटा रखना। दूसरा कारण, दो बच्चों के बीच में गैप रखना, जितना गैप हम चाहते हैं, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। ठीक है, तो तब तक हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करते रहते हैं। जब तक बच्चा नहीं चाहते हैं तब तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आबादी को कम रखना है, बच्चों की आबादी को, तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स। क्या बेटा? ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे आंसर। तो होप यू हैव एंजॉयड द आंसर। और हम फिर से बताएं, या फिर से हम बता देते हैं कि हम बस हिंट किए हैं कि आपको आंसर करना कैसे है। एग्जैक्ट आंसर आप फिर से पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और खुद से वो आंसर तैयार कीजिएगा, क्योंकि आंसर हमेशा अपने ही हिसाब से, अपने ही शब्दों में, इन ऑन लैंग्वेज लिखना चाहिए। ठीक है, रटा रटाया आंसर सही नहीं होता, इससे आपकी सोच विकसित नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे हैं, अपनी सोच को विकसित कीजिए। क्लियर? हिंट लेकर के खुद से आंसर को तैयार करने का कोशिश कीजिए। सो टेक केयर।